तो गाइस आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक के क्वेश्चंस करेंगे। तो भाई इससे पहले कि आप इस वीडियो पे आएँ, आप ये इंश्योर करें कि आपका मैकेनिक्स पार्ट स्ट्रांग हो। 60 डेज़ ऑफ लॉकडाउन फुल सिलेबस ब्रेकडाउन वाली सीरीज़ में पहले 21 दिन हमने फिज़िक्स में मैकेनिक्स कवर किया। तो आप इंश्योर करें कि मैकेनिक्स के जितने वीडियोज़ हैं वो सब आप देख चुके हों, और अगर ना देख चुके हों तो ये तो भैया पक्का होना चाहिए कि आपको मैकेनिक्स अच्छे से आता है। क्योंकि भाई जहाँ तक मैकेनिक्स की बात है, मैकेनिक्स के साथ सीन ऐसा है कि भाई 5 से 6 क्वेश्चन तो जेईई मेंस में सीधे डायरेक्टली मैकेनिक्स से आते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक्स, ऑप्टिक्स वगैरह कई टॉपिक्स में मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। तो भाई मैकेनिक्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले सवाल के साथ। भाई इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चार्ज था Q जिसकी वैल्यू दी गई है 20 कूलम्स। अगर इस चार्ज को हमने पॉइंट A से कुछ पॉइंट B तक मूव किया और इस मूवमेंट में 2 जूल वर्क डन हुआ, और साथ ही साथ A और B के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दी गई है, तो भाई ये बताओ कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो भाई सवाल में वर्क डन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की तो ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो भाई इस क्वेश्चन में वर्क डन की वैल्यू दी हुई है 2 जूल। अगर हम बात करें चार्ज की तो चार्ज है अपना 20 कूलम्ब, तो ये आ जाएगा 0.1 यूनिट भाई इसका होगा वोल्ट। क्यों? क्योंकि हमने वर्क डन की यूनिट ली है SI यूनिट जूल, और चार्ज का भी यूनिट हमने स्टैंडर्ड यूनिट ही लिया है, दैट इज़ कूलम। तो फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V आएगा वो भी अपने स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में ही आएगा, इसलिए आंसर हो गया 0.1 वोल्ट। तो भाई ये काफ़ी आसान सवाल था और उम्मीद है कि ये सवाल आप सबसे बन गया होगा। बेसिक्स है, अभी हम धीरे धीरे कम लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और भाई एक बात और, इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी पॉइंट A और पॉइंट B के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, ये पूरी तरह से कचरा था। इस डेटा का इस सवाल में कोई भी यूज़ नहीं था। तो भाई जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको इन टाइप के बकवास डेटा से भी बचना है। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। जैसे कि भाई इस सवाल की अगर मैं बात करूँ, इस सवाल में आपसे पूछ रहा है चेंज पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आपको पता है सिंपली कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो आप इस झमेले में फंसोगे नहीं। आप देखोगे कि भाई वर्क डन दिया है 2 जूल, चार्ज दिया है 20 कूलम, तो आंसर आ गया 0.1, एज सिंपल एज दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई इस सवाल में एक चार्ज है कैपिटल Q जिसे इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया गया है कि अभी यहाँ से हिल नहीं सकता, और भाई एक और चार्ज है स्मॉल q जो कि कैपिटल Q की तरफ जा रहा है विथ अ वेलोसिटी v। तो भाई जब इसकी वेलोसिटी v है तो भैया पहली बात तो ये कि ये दोनों सिमिलर नेचर के चार्ज हैं। तो जब ये चार्ज कैपिटल Q की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इस केस में डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच की वैल्यू दी गई है r। तो भाई अगर हम इस Q वाले चार्ज की वेलोसिटी 2v कर दें तो उस केस में ये डिस्टेंस क्या होगा ये आपको बताना है। तो भाई वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक फेयर ट्राई दो। हाँ भाई, तो आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो भाई पहली बात हम इस पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ दिस डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच। क्या यहाँ पे टक्कर नहीं होगा? भाई टक्कर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं और हमें पता है कि सिमिलर नेचर के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे जब ये छोटा वाला चार्ज स्मॉल q कैपिटल Q की तरफ अप्रोच करेगा तो एक मिनिमम डिस्टेंस r दूर तक ही वो आ पाएगा, उससे अंदर वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस डिस्टेंस r पे रिपल्सन फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये इस छोटे चार्ज स्मॉल q को और आगे नहीं बढ़ने देगा। तो भाई क्या इस क्वेश्चन को हम फोर्स से अप्रोच करें? क्योंकि भाई अगर वो पॉइंट पता चल जाए जहाँ पे फोर्स नहीं लगा पाएगा, जहाँ पे स्मॉल q कैपिटल Q की तरफ बढ़ने का फोर्स नहीं लगा पाएगा, ये एक तरीका हो सकता है। पर यार ये काफ़ी वियर्ड तरीका है अगर आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं तो भैया ऑब्वियसली अपने पास बेटर ऑप्शंस हैं, एंड वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस सिस्टम में भाई कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है तो कहीं भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। और स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में कहा नहीं गया है कि यार हीट वगैरह के फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो हम फालतू के अजम्पशन नहीं बनाएंगे और अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे एनर्जी पूरी तरह से कंजर्व्ड है। तो भाई अगर इस पॉइंट पे दैट इज़ r डिस्टेंस फार्दर फ्रॉम कैपिटल Q, वहाँ पे अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो क्या होगा?
तो यहाँ पे भाई स्मॉल क्यू रुक जाएगा। इसका मतलब कि इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ हाफ mv² वो एक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और भाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो होता है K कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस दैट इज़ R। सिंपली K क्या है, K है अपन 1/4πε0, उसको भी K ही रहने दो। तो भाई यहाँ से अगर हम देखें तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/v², क्योंकि बाकी सब तो भाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट से हमें कोई वैल्यू मतलब है नहीं खास। तो रेडियस अपना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v² के, और कह रहा है कि क्वेश्चन में वेलोसिटी को डबल कर दिया गया है। तो ये बताओ डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऑब्वियसली वो 1/4 हो जाएगा। तो भाई ये हो गया आपका फाइनल डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच, दैट्स द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई इस क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज प्लस क्यू रखा गया है इनिशियली, उसके बाद वन ऑफ इट्स वर्टेक्स पे सेम चार्ज प्लस क्यू रखा गया। तो ये पाया गया कि भाई सेंट्रॉइड पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आ रही है F, वो है 8 न्यूटन। तो भाई अगर एक और वर्टेक्स पे हम सेम चार्ज प्लस क्यू रख दें तो इस सेंट्रॉइड वाले चार्ज पे फोर्स जो लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको बतानी है। तो भाई जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हाँ भाई, तो भाई चलो सबसे पहले इस चार्ज Q की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे फोर्स दिया है F = 8 न्यूटन। तो हम काम करते हैं, K Q × Q अपॉन R², और इसको हम इक्वेट करते हैं 8 से। तो हमें कुछ यहाँ पे Q² अपॉन R की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, हम ये फोर्स है और ये एंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये एंगल कितना आएगा, हाँ ये आएगा 120 डिग्री। तो भाई अब हम ये फोर्स निकाल लें, हाँ ऐसे भी इस सवाल को किया जा सकता है, पर भाई आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सवाल काफ़ी लंबा जा रहा है। तो भाई इस तरीके से तो मैं तो इस सवाल को नहीं करूँगा। तो आइए आते हैं थोड़े आसान तरीके पे। तो ये कह रहा है कि ये चार्ज इस चार्ज पे 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस तरफ। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि Q का 8 है, तो यहाँ भी Q, तो इस डायरेक्शन में सिंपली 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और आपको बताना क्या था, इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे फोर्स। सिंपल है भाई, इधर 8 न्यूटन, इधर 8 न्यूटन। अगर ये दोनों वेक्टर को मैं एज्यूम करूँ तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वही होगा आंसर। तो भाई अगर वेक्टर सम के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज़ करें हम, तो भाई क्या आएगा फाइनल एफ की वैल्यू, √ वेक्टर 1 का मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर A का मॉड इंटू वेक्टर B का मॉड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम दैट इज़ 120 डिग्री। तो भाई अगर इसे आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ F to be 8 न्यूटन। तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ा एक और चार्ज को लाने से, नेट फोर्स 8 न्यूटन ही लगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई अगर ये चार्ज अकेला था तो अपना पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको धक्का देने में लगा रहा था आगे की तरफ, इसलिए 8 न्यूटन आ रहा था। पर जब ये चार्ज रोल में आया तो भाई इसने इधर लगाया, तो इन दो फोर्सेस का इसके अलॉन्ग कंपोनेंट एडअप हो जाएगा, पर ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट करेंगे, इसलिए फोर्स की वैल्यू 8 न्यूटन ही रह गई, बढ़ी नहीं। एक और सवाल करते हैं इस टाइप का। तो भाई इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे हमने चार्ज रखा है, सेम चार्ज, सेम नेचर के चार्जेस, और वो चार्ज है कैपिटल Q × 2√2 - 1। ये चार्ज हमने इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई चार्ज स्मॉल q हम स्क्वायर के सेंटर पे रख दें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज स्मॉल q सच दैट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑफ द चार्जेस एट द कॉर्नर एटम इज इक्वल टू 0। तो भाई वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। फाइंड दिस वैल्यू ऑफ स्मॉल q। तो भाई लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट। तो भाई अगर मैं बात करूँ इस चार्ज की, तो अगर मैं इस चार्ज पे सारे चार्जेस की वजह से जो भी फोर्स लग रहा है उसे 0 कर दूँ तो उस केस में इस स्मॉल q की जो भी वैल्यू आएगी वो होगा अपना आंसर। तो भाई अगर बात करूँ फोर्सेस की, तो इस पॉइंट चार्ज पे एक तो इसके बगल वाला चार्ज लगा रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स, ये चार्ज फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और ये भी फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में।
तो भाई अगर मैं फोर्सेस को लिखूं तो लेट अस अज्यूम कि स्क्वायर की रेडियस कुछ ए है, तो इस फोर्स को क्या लिखोगे, के इंटू कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सिंपल। इस फोर्स को क्या लिखोगे, के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए का होल स्क्वायर, दैट इज़ 2a स्क्वायर। रूट टू ए क्यों, क्योंकि भाई इस बार डिस्टेंस डायगोनल लेंथ होगा, दैट इज़ रूट टू ए, और ये फोर्स भी आपका वही है, दैट इज़, एक मिनट इसे हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अब भाई ये तीनों फोर्सेस का अगर मैं रिजल्टेंट लूँ तो भाई ये इस डायरेक्शन में फोर्स है, ये इस डायरेक्शन में, और ये दोनों ही सेम है, तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होगा, रूट टू टाइम्स इतना, दैट इज़ रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसमें क्या जोड़ना है, ये दैट इज़ के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो भाई 2/2 कर दो तो सिंपली ये नेट फोर्स रेडियली आउटवर्ड आप कह सकते हैं वो हो जाएगा, और वो होगा 2√2 + 1 के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब भाई एक और फोर्स है, मेन फोर्स, दैट इज़ ये जो क्यू लगाएगा। अब भैया ऑब्वियस सी बात है कि अगर इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है तो हमें फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लगाना होगा। इसके लिए पहली बात तो ये कि ये जो क्यू है, स्मॉल क्यू, वो एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो ठीक है। अब अगर हम फोर्स को लिखें तो वो क्या हो जाएगा, के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस, दैट इज़ a/√2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ a यहाँ और 2 ऊपर। हाँ भाई, तो भाई अब यहाँ से एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, इस 2 को अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो यहाँ आएगा 4, तो भैया यहाँ पे स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2√2 + 1 इंटू क्यू अपॉन 4। और भाई ये जो क्यू है उसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है कैपिटल क्यू इंटू 2√2 - 1। तो अगर इसे मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा 8 - 1 7 7/4, दैट इज़ 7/4 क्यू। पर हमने पहले ही बता दिया था कि जो स्मॉल क्यू है उसका चार्ज नेगेटिव है, इसलिए फाइनल आंसर विल बी दिस -7/4 क्यू, दैट्स द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इस क्वेश्चन में आपको 3 स्फेरिकल सेल दी गई हैं, तीनों स्फेरिकल सेल पे चार्जेस हैं 5Q, -4Q एंड 8Q। तीनों स्फीयर्स की रेडियस दी गई हैं r/2, r एंड 2r। इन तीनों स्फीयर के केस में सेंटर से d डिस्टेंस पे चार्जेस दी गई हैं कुछ इस तरह, 6Q, 2Q और -Q। तो भाई अगर हम माने कि फोर्स बाय द स्फेरिकल सेल ऑन दिस पार्टिकल 6Q, 2Q एंड -Q इज F1 इन दिस केस, F2 इन दिस केस एंड F3 इन दिस केस। तो भाई आपको F1, F2 और F3 को किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो भाई वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है एज पर द बेसिक लेवल इज कंसर्न्ड। तो भाई लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट। तो भाई इस सवाल में ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जिस चार्ज पे फोर्स पूछा गया है वो स्फीयर के अंदर है कि बाहर। भाई आप लोगों को पता है कि अगर स्फेरिकल शेल पे कोई चार्ज डाला गया है तो भाई स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स तो होती नहीं है, और अगर स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स नहीं है तो क्या वहाँ पे कोई भी फोर्स लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए भाई F1 की वैल्यू तो सीधे सीधे 0 आ गई। क्यों? क्योंकि भाई F1 में जिस पार्टिकल पे फोर्स निकालना है वो स्फीयर के अंदर है, और स्फेरिकल शेल के अंदर फोर्स 0 होता है। तो भाई पहला सिचुएशन तो सलट गया, F1 आ गया सिंपली 0। बढ़ते हैं F2 की तरफ। तो भाई F2 और F3 दोनों ही केसेस में चार्जेस जो हैं वो स्फीयर के बाहर रखे गए हैं, और अगर चार्जेस स्फीयर के बाहर हैं तो सिंपली आपको एक काम करना है, जो भी नेट चार्ज स्फीयर पे है उसको आपको सेंटर पे अज्यूम करना है, और सिंपली Q1 Q2 अपॉन r² से फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो भाई F2 में अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4Q इंटू 2Q K अपॉन d²। और अगर मैं बात करूं फोर्स F3 की तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा K इंटू
8q इंटू माइनस क्यू अपॉन डी स्क्वायर। और भाई F2 और F3 दोनों ही बराबर हैं, तो इसका मतलब कि F1 हो गया 0, F2 इज इक्वल टू हो गया F3। तो भाई हमसे पूछा गया था ऑर्डर, तो ऑर्डर यही हो गया कि भैया F2 बराबर है F3 के, और इन दोनों से छोटा है फोर्स F1, क्योंकि भाई F1 तो 0 है और F2 और F3 की वैल्यूज़ ये रही। अब आप बोलोगे कि भाई नेगेटिव फोर्स है, भाई फोर्स की मैग्नीट्यूड ही देखते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑर्डर, तो तब तक वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ना बोले कि भाई आपको मैग्नीट्यूड को भी ध्यान में रखना है, सॉरी आपको साइन को भी ध्यान में रखना है, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही अज्यूम करोगे। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताओ कि इन 5 सवालों में से आपसे कितने सवाल हो गए। व्हाट्स योर स्कोर? देखते हैं भाई कितने लोगों का स्कोर 80% या 80% से ऊपर है। और भाई इस वीडियो में आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा उसे कमेंट करना ना भूलें, और अगर कोई भी डाउट्स अभी भी आपके मन में रह गए हैं तो आप उसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, वी विल रिप्लाई इट देयर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई प्रिपरेशन।